नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। दिल से जुड़ी बीमारियों का बढ़ता ग्राफ हर किसी की धड़कनों को तेज कर रहा है। यह अच्छी बात है कि बीमारी को लेकर काफी हद तक जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में जागरूकता का पूरा फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जो कि एक हकीकत भी है। लेकिन ऐसे में दिल से संबंधित बीमारियों से कैसे बचा जाए, कैसे अपने जीवन में बदलाव लाया जाए, दिल से जुड़ी बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं और ये होता क्यों है, आज इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिक मेहता। और आपके लिए एक अहम जानकारी और बता देते हैं, अगर आप भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं और कॉल कर सकते हैं इसको लेकर, और सलाह भी ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होंगे, इन नंबरों पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और इस बीमारी से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप वह पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिक मेहता जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। हाँ, शुक्रिया जी। जी, मोनिक मेहता जी, सबसे पहले बताए थे कि तफसील से बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर, ताकि लोगों तक एक सही जानकारी पहुंच सके और जिस तरीके से जो हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन सब चीज़ों से लोग समझ सके किस तरीके में ये सच क्या है और हकीकत क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में अंतर भी स्पष्ट कर सके। तो सबसे पहला यही सवाल है कि दिल से जुड़ी बीमारियां होती क्यों हैं और कितने तरह की होती हैं? देखिए, दिल की बीमारियां तो बहुत प्रकार की होती है। जी। तो आजकल जो हमारे जो समाज में जो ज्यादा जो फैली हुई है, वो है जो हमारी जो हार्ट में जो ब्लॉकेजेस हो जाती है, नसों में जो ब्लॉकेज हो जाती हैं, वो मेन हम हमारे आजकल हम लोग को देखी हैं। वैसे तो बीमारियां बच्चों वाली भी हो सकती हैं, जिसको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, जी। दिल के अंदर बिजली तेज धड़कन की बीमारी भी होती है। तो कई प्रकार की बीमारियां होती है। और आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना तो अपने ऊपर से ही अलग ही हमारे लिए मुसीबत ले आया है। और ये 20 से 30% लोगों को दिल में भी इसमें बीमारी करता है। जी। तो काफी कुछ है जी। और ऐसे में अगर बात करें कि अलग अलग बीमारियों के साथ अलग अलग लक्षण भी होते हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर हम दो बीमारियों का उदाहरण लेकर चलते हैं तो उनके लक्षण के हिसाब से अगर बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जो अधिकतम जो मेन जो आज की बीमारी है, वो तो जो ब्लॉकेज के कारण है, जिसके अंदर दिल की नसों में ब्लॉकेज हो जी। जाती है, उसके कारण दिल कमजोर हो जाता है। जी। तो इनके लक्षण मेन तो यही है कि लोगों को, जो मरीज को है, वो चलने में दिक्कत पड़ेगी, उसमें छाती में भारीपन पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, वो सांस भी फूल सकता है। और ये तो शुरू शुरू में होता है। अगर कईयों को होता है कि बहुत, जिसको एकदम सडनली चालू हो जाए, तो जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, एकदम जी। दर्द होगा और शायद आदमी में बेहोश भी हो सकता है, ये जानलेवा भी हो सकता है। जी। तो ये मेन लक्षण यही है। जी। और आपने डॉक्टर साहब इस बात में, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, सभी इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, एक हकीकत है। और आपने इससे जुड़ा एक सवाल भी इसके बारे में जिक्र किया था कि दिल से जुड़ी बीमारी वाले मरीजों को कोरोना का कितना खतरा है। ये भी बहुत से लोगों के अंदर और बहुत से जहन में ये चीज दस्तक दे रही है। तो ऐसे में इसको लेकर इसको लेकर सलाह क्या है, सुझाव क्या है? देखिए, कोरोना ऐसी जी। महामारी आजकल जो चल रही है, उसमें जो कोई भी जो मरीज, जो आदमी है, उसको कोरोना से इन्फेक्शन हो सकती है। पर जो जिनको दिल की बीमारी है, जी। उसमें उनका खतरा ये रहता है कि अगर उनको कोरोना हो गया, तो उसमें जो, अगर अस्पताल में जब भर्ती हो गए, तो उनकी स्थिति थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ेगी, नाजुक ज्यादा हो सकती है, उनको आईसीयू में भी जाना की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिसको दिल की बीमारी हो या डायबिटीज हो या पुरानी और कोई ऐसी पुरानी बीमारियां हो, उनको अगर अगर भर्ती हो गए, तो ज्यादा गंभीर स्थिति हो सकती है, और उनको भी उतना ही सावधानी लेनी चाहिए जितनी नॉर्मल आदमी को। तो जी। मेन चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि हमारे साथ इस बीच दर्शक भी जुड़ेंगे और दर्शक जुड़ चुके हैं। दर्शक जुड़े हैं नारनौल से, रोहित पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। जी सर, धन्यवाद। जी रोहित जी, आपका इस विषय से जुड़ा सवाल क्या है? सर, ये है कि मेरा दिन प्रतिदिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि क्या इससे दिल की बीमारी जो है कितना बढ़ती है और इसको कैसे कम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आज के ज़माने में कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, शुगर, ये मेन हमारे जो दुश्मन है, जिसको हार्ट की बीमारी को करते हैं। और आपने जिसमें जिक्र किया कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल यही आजकल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो हमारा रहन-सहन बदल गया है, खाना-पीना ठीक नहीं है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल कम हो गया है, स्मोकिंग की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो इन सब से हमारा कोलेस्ट्रॉल बिगड़ता है। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी काबू में आ जाएगा। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले खाना पीना,
एक्सरसाइज, स्मोकिंग अगर करते हैं वो बंद करें, वजन को बिल्कुल नॉर्मल करें। ये इनसे आपका कोलेस्ट्रॉल कम आ जाना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर दिक्कत होती है फिर तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फिर हो सकता है फिर जांच करने के बाद कोई दवाइयाँ भी दे सकते हैं। जी, चलिए रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, ये है कि बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर समस्या तो सभी के सामने है, लेकिन इस समस्या का समाधान किस तरीके से हो सकता है और जीवन शैली में किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है और किस तरीके की चीज़ों को शामिल किया जा सकता है? हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है। आज के जी, ज़माने में हम लोगों को अपना जो जीवन है, लाइफस्टाइल है, इससे बदलने, बदलाव करने का बहुत ही महत्व है। तो मैं सभी को यही कहता हूँ कि अपना जो जी, लाइफस्टाइल है, उसमें आप एक्सरसाइज वो ज़रूर ज़रूर जोड़ें। आजकल हमारे लाइफस्टाइल में यही दिक्कत है कि लोगों को फुर्सत नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। दफ्तर में काम करने जाते हैं तो एक्सरसाइज बिल्कुल ना के बराबर ही रहती है। खाना-पीना बिल्कुल बिगड़ गया है और खाने पीने का जो टाइमिंग है वो भी खराब है। तो और ऊपर से मानसिक तनाव भी बहुत हो गया है। तो ये सबको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो दिल की जो हम कहते हैं जो हेल्दी जो हमारा हार्ट है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जगदीश चंद गांधी गुरुग्राम से। जगदीश चंद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। जगदीश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, जगदीश जी, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है जी, कि आजकल जो ये कोरोना फैला हुआ है। जी, हेलो। जी, जी, सुन पा रहे हैं जगदीश जी, आप सवाल पूछिए। हाँ, ये जो कोरोना फैला हुआ है ये अब कह रहे हैं भाई एयर में भी हो जाता है, हवा से भी हो जाता है, जो आप कितना भी ख्याल रखो फिर भी हो जाता है ये कोरोना। देखिए, जितनी साइंस अभी तक जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तो यही है कि कोरोना अगर आप 6 फीट के अंदर अगर रहेंगे, वो भी अगर आपकी लंबा एक्सपोजर होगा तो आपका कोरोना के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप इस दूरी के अंदर रहेंगे तो फिर तो जैसे कोई आदमी छींक रहा है या जोर से बोल रहा है तो उसकी जो थूक निकलेगी या उसकी सांसों में से कोरोना निकलेगा। पर अगर ज्यादा दूरी रखेंगे तो इतना दूर होना चांसेस कम होते हैं। ये रूम के अंदर फैलने का खतरा बेसिकली उसी में होता है अगर आप बंद कमरे में हो। जैसे कोई सी आप कॉन्फ्रेंस हॉल में हो या पिक्चर हॉल में हो या हम लोग जैसे हॉस्पिटल में हम लोग डॉक्टर लोग होते हैं तो हम या ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो वहां पर रिस्क रहता है। खुली हवा में इसका रिस्क बहुत ही कम है। तो मेरे को लगता है उस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपनी 6 फुट की दूरी रखें तो ये हवा में जो फैलने वाला जो चांस है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। चलिए जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सवाल पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, सवाल ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम देख रहे हैं चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे आम लोग क्यों ना हो, इस बीमारी से जरूर पीड़ित रहते हैं और अंजाम यही होता है कि उनकी या फिर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु तक हो जाती है। तो हार्ट अटैक आता क्यों है, किस तरीके से सावधानी बरतें? देखिए, नॉर्मली जैसे कोरोना के पहले जो हार्ट अटैक के कारण मैंने आपको बताया था कि जी, जो दिल के अंदर हमारे यहाँ जो दिल की नसें होती हैं, जो खून की नसें होती हैं जिसमें हमारा खून चलता है और वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन हार्ट को, जी, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। वो ब्लॉकेज धीमे धीमे आ सकती है या एकदम आ सकती है। अगर धीमे धीमे आएगी तो मरीज को शुरू शुरू में चलने में दिक्कत होगी और एकदम आएगी तो एकदम नस बंद हो जाती है और जिसके कारण हार्ट अटैक हो जाता है। अब ऊपर से आ गया कोरोना। कोरोना अपने जी, जो वायरस है वो डायरेक्टली हार्ट को भी डैमेज करता है और उसके कारण हार्ट में कई प्रकार के दिक्कत हो सकती है और ये हार्ट की जो मसल है डायरेक्टली उस पर नुकसान करता है। तो जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारी हार्ट की जो मसल है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। जी, तो कोरोना में नसें भी बंद हो सकती हैं, वो कम होती है। अधिकतम यही दिक्कत होती है कि डायरेक्टली हार्ट के मसल को उसको अटैक करती है जिससे जी, वो हार्ट मसल कमजोर हो जाता है। जी। डॉक्टर और साहब, फिर नसें ब्लॉक होती क्यों हैं? ब्लॉकेज अंदर होती है, अंदर जैसे हमारे दिल के अंदर जो खून की नसें हैं जी, उसके अंदर कई मोटा मोटा समझ लीजिए जैसे चर्बी है वो अंदर जम जाती है। जी, जो अंदर जो चर्बी है उसके अंदर कई चीजें होती हैं वो अंदर जम जाती है और चर्बी वो जो 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 अंदर जो चीज है उस जमने का कारण कहीं है। और अधिकतम मेन जो हमारे जो खतरनाक जो चीजें हैं जिससे हमें बचना चाहिए वो है हमारा स्मोकिंग। वो हमारे को ब्लॉकेजेस में ज्यादा चांसेस बनाता है। शुगर, ओवरवेट, लाइफ अगर हमारा एक्सरसाइज ना करें उसके कारण हमारे अंदर चर्बी अंदर जम जाती है और वो चर्बी ही अंदर नसों के अंदर जम के ब्लॉकेज करती है। और ये अगर हमें एक और चीज जरूरी ध्यान जी, रखना चाहिए कि अगर हार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो ये नस की जो ब्लॉकेजेस है दिमाग की नसों में भी हो सकती हैं, आंखों की नसों में भी हो सकती हैं, गुर्दे की नसों में भी हो सकती हैं। तो ये तो खाली एक लक्षण है कि हार्ट में अगर ब्लॉकेज आती है तो पहले आदमी को पता चल जाता है या मरीज को पता चल जाता है
कि भाई उसमें जी। तकलीफ होनी शुरू। डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि ब्लड के क्लॉट जमने लग जाते हैं, फिर ये किस तरीके से घातक हो सकता है दिल के लिए? हाँ, तो अगर ब्लड का क्लॉट अगर धीरे धीरे जमने लगेगा तो अंदर क्या होगा कि वहां से जो खून है जाने में दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन खून से ही आता है। तो बीच में अगर ब्लॉकेज आ गई तो वो खून वहां तक जहाँ हार्ट में जा नहीं पाएगा। अगर ये एकदम सडनली होता है, कभी कभी वहां पर अंदर जो क्लॉट एकदम बन जाता है, पूरी 100% बंद हो जाती है। तो जब पूरी 100% बंद हो जाएगी तो वहां पर हार्ट में ऑक्सीजन नहीं जाएगा और आदमी को हार्ट अटैक होता है, जिसको वो जब उस पार्ट का जो मसल है वो जी। डेड हो जाता है। और डॉक्टर साहब, इससे जुड़ा ये सवाल जानलेवा है भी हो कि सकता है। हेमोग्लोबिन पर कितना फर्क पड़ता है इसका? अगर हेमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन और कम जाएगा, उससे जी। और बीमारी और गंभीर हो जाएगी। जी। और ऐसे में एक ये चीज आपसे अंतर समझना चाहते हैं कि आखिरकार हार्ट अटैक और जो आपको बता दें कि कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर होता है और ये किस तरीके से अलग है, दोनों के क्या लक्षण भी अलग अलग होते हैं और किस तरीके से बचा जा सकता है देखिए, कार्डियक अरेस्ट से? कार्डियक जी। अरेस्ट हम जो बोलते हैं, जब हार्ट का पंपिंग, जो हार्ट का चलना बंद हो जाए, जी। तो ये हार्ट अरेस्ट जो होता है, जब फाइनली है कि बिल्कुल हार्ट की पंपिंग बिल्कुल ही बंद हो जाए, उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और जी। ये आखिरी क्षण होता है कोई भी पर्सन की लाइफ में। जी। हार्ट अटैक होता है कि जब जहाँ पर नसें ब्लॉक हो जाएं, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट के कई कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है हार्ट अटैक, कई हो सकता है कई कई बिजली, हार्ट के अंदर जो बिजली का सर्किट होता है उसमें भी कई कारण के कारण अटैक हो सकता है। कोई कार्डियक अरेस्ट हो सकता है अगर एक्सीडेंट हो गया, खून कम हो गया, उससे भी हार्ट पंपिंग बंद हो जाएगी, उसको कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट टर्मिनल इवेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं आखिरी इवेंट होता है। और ये शुरुआत किस तरीके से होती है और सावधानी किस तरीके से बरतनी चाहिए इसकी? हाँ, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। हमको हार्ट की बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो आजकल जो हमारा जो मेन जो कारण है वो है, जैसे मैंने जिक्र पहले भी किया, मैं फिर से बोलता हूँ, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको सुधारना है। मानसिक प्रेशर नहीं होना चाहिए, खाने पीने पे सही परहेज होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, मोटापा से हमें लड़ना चाहिए। अगर स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग तंबाकू किसी प्रकार में, या अगर तंबाकू हम चबा रहे हो या हम उसको स्मोकिंग से ले रहे हो, किसी प्रकार से तंबाकू हमारे शरीर के अंदर जाएगा, वो हानिकारक है। ये इन सब से हमारी नसों, जो दिल के अंदर जो नसें हैं वो ही खराब होती हैं, उसके कारण ब्लॉकेज आएगी और वो फिर हार्ट अटैक में तकलीफ हो जाएगी। जी। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर एक रमेश नाम के व्यक्ति ने ये सवाल पूछा है कि आखिरकार ऐसी 3 गलतियां जो दिल से जुड़ी बीमारी वालों को नहीं करनी चाहिए, वो क्या है? एक बार अगर किसी को बीमारी हो गई है तो सबसे जरूरी जो चीजें हैं कि जो आपके जो डॉक्टर की जो सलाह है वो बराबर लेनी चाहिए। अपने आप दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। जो उन्होंने अगर आप स्मोकिंग करते हैं वो एकदम छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर है तो उसको बढ़िया काबू में करना चाहिए, या खुद कर लें या डॉक्टर का सलाह ले लें। इन सब अगर आप करते रहेंगे तो आपकी जो दिल की जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही सलामत रहेगी। और डॉक्टर, आपके हिसाब से जानना चाहते हैं कि ये जो बीमारी है बदलते समय के साथ, बदलते दौर के साथ, क्योंकि लाइफस्टाइल प्रत्येक व्यक्ति की बदल रही है, चेंज हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस उम्र के अब व्यक्तियों में ये चीज ज्यादा देखी जा रही है? आजकल तो हम लोग देख रहे हैं, पहले टाइमों में होता था कि जनरली 50-60 की उम्र में ही हमें हार्ट की बीमारियां देखते थे जी। पर अब तो दौर बदल रहा है। हम तो जो यंग लोग हैं 20-30 साल की उम्र में भी हम देख रहे हैं। स्पेशली जो यंग में हम देख रहे हैं, जो उनमें होते हैं, जैसे या तो कोई ड्रग्स लेते हैं, उनमें कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए ड्रग्स लेते हैं। उसमें हमने देखा है कि वो यंग एज में 20 साल की उम्र में भी हमने बच्चों को देखा है जो हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। और बाद में पता चलता है कि वो कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग के ड्रग्स ले रहे हैं, या कोई एडिक्शन होती है जैसे कोकेन हो जाती है। इस उम्र में हम देख रहे हैं। और दूसरी चीज हम ये भी देख रहे हैं, क्योंकि यंग एज में स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, काम के कारण एक्सरसाइज जीरो हो गई है, तो 20-30 साल ये उम्र में हार्ट अटैक की जो मरीज हैं वो ज्यादा दिखने शुरू हो गए हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। जी। और ऐसे में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? किस किस तरीके की खाने पीने की चीजों को अपने जीवन शैली में शामिल करना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल तो अगर बढ़ जाए तो इसमें बिल्कुल जो तली हुई चीजें हैं वो बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। फास्ट फूड में थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए।
मोटा मोटा तो हम यही कहते हैं कि घर के खाने में जो आप घर का खाना लेते हैं वही रेगुलरली आपका होना चाहिए। फल फ्रूट सब्जियों में ज्यादा जोर होना चाहिए। जो भी फ्राइड फूड है वो कम कर देनी चाहिए। स्पेशली आपका जो नॉर्मल जो खाना होता है, जो सुबह दोपहर का खाना है वो बराबर लें। बीच बीच में अगर जैसे हम स्नैकिंग बोलते हैं, स्नैकिंग करेंगे उससे गलत खाने का चांसेस है अंदर बॉडी में जाने के लिए, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, रमेश। रमेश, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी रमेश जी, सवाल क्या है आपका इस विषय से जुड़ा हुआ? डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे को कभी कभी ना बेचैनी सी होने लग जाती है अचानक। ऐसा लगता है कि मतलब बीपी से संबंधित या कुछ ऐसा मेरे को लगता है बीमारी। तो मैं क्या जानना चाहता हूँ कि मेरे को क्या दिल से संबंधित कोई समस्या है क्या? अचानक बेचैनी सी होने लग जाती है कभी कभी, ऐसा मतलब डेली नहीं होता है, कभी कभी होता है। बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए आपको जांच करवानी पड़ेगी, अपना बीपी चेक करवाना पड़ेगा। अपने जो एक शुरुआत की जो जांच होती है, डॉक्टर से मुलाकात करें, जो भी आपके पड़ोस में जो डॉक्टर हैं, अगर हार्ट के डॉक्टर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपका चेकअप करेंगे एक बार। तो वैसे ध्यान अपने आप स्टेथोस्कोप या वैसे क्लिनिकली जिसको हम बोलते हैं एग्जामिन करेंगे, जरूरत पड़ेगी और जांच करेंगे, जैसे कि ईसीजी हो, आपके ब्लड के खून के टेस्ट होंगे। उससे बात साफ होगा कि ये आपकी जो घबराहट है वो दिल के कारण है या और कोई कारण है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लोग शुरुआत में जब इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं दिल से जुड़ी बीमारियों को लेकर, तो ऐसे में लोग शुरुआती दौर में तो इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन जब मामला जब ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो ऐसे में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब पता लगता है कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए इसको लेकर? देखिए, हम तो कहते हैं कि डॉक्टर के पास बीमारी होने से पहले आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव चेकअप। तो बीमारी अगर किसी के जिसको हम बोलते हैं हाई रिस्क, अगर आपके जैसे फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी है या ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो मतलब आपका थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, मतलब ये आपके हाई रिस्क है, या शुगर की बीमारी है, तो आप हाई रिस्क हैं। और हाई रिस्क जो इंडिविजुअल को तो पक्का ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और उसको हम बोलते हैं कि एक बार डॉक्टर आपको एक बार चेक कर लेंगे और आपकी रूटीन चेक कर लेंगे, जिसको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम बोलते हैं जी। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर वो अक्लमंदी है, अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि 30 साल की उम्र में ही पहला एक बार चेकअप हो जाना चाहिए, अगर कर सकते हैं। नहीं तो जब भी आपको मौका मिले। तो सबसे जरूरी बात है प्रिवेंटिव, जिससे कि बीमारी होने से पहले पकड़ लिया। एक बार आपको कुछ बीमारी हो गई या आपको कुछ महसूस हो रहा है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए जी। बहुत बार हम लोग का नेचुरल है कि भी हम सोचते हैं ये तो कुछ नहीं है, गैस की दिक्कत है, इसको छोड़ो, हम बाद में देखेंगे। तो हम बहुत जरूरी बात है कि अपने जो लक्षण को निगलेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप डॉक्टर के पास गए तो वहां पर कुछ खास बीमारी ना निकले, उसमें अक्लमंदी ये है कि एक बार चेकअप हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। पर ये नहीं है कि कोई बड़ी बीमारी मिस नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी लक्षण हो जरूर जाके एक बार आपका चेकअप कराना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर बीमारी निकल भी जाए तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। आजकल की साइंस बहुत एडवांस हो गई है। हम तो कहते हैं कि हार्ट की बीमारी का हम ये नहीं कहेंगे कि हमने उसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, कई बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ट की बट एजिस्टेंस जैसे जो हार्ट के अटैक्स होते हैं, उसको हम बहुत बढ़िया इलाज हो सकता है आज के जमाने में। आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं अगर आप सही इलाज फॉलो करेंगे। तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए इलाज कराने के लिए। और जो डॉक्टर आपको एडवाइस बोलते हैं उसको आप बराबर फॉलो करें, तो मेरे हिसाब से आपकी पूरा स्वस्थ जिंदगी आप लीड कर पाएंगे जी। और डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रदीप लुधियाना से। प्रदीप, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है जी हार्ट की प्रॉब्लम आने से पहले जी हाँ जी ब्लड के कौन कौन से कंटेंट जो है वॉच करे जाए, मतलब कौन कौन से पॉइंट जो है ब्लड टेस्टिंग में? ठीक है, देखिए, जो हम लोग जो रूटीन चेकअप है जो हम करते हैं, हम कराते हैं सीबीसी, जिसमें हेमोग्लोबिन और ब्लड टेस्ट काउंट किए जाते हैं। दूसरा हम लिपिड प्रोफाइल, कई तरह की क्वालिटी होती है ना, आइटम्स होती हैं, उनमें पर्टिकुलरली कौन से पॉइंट देखे जाए? देखिए, सबसे पहले तो लिपिड, उसमें सबसे जो जरूरी है वो है हमारा शुगर चेक करते हैं, जो खाली पेट और खाने के बाद वाला होता है। अगर ज्यादा डाउट है तो हम एक टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, जो 3 मंथली वाला होता है। उससे हमें 3 महीने का अंदाजन मिल जाता है कि शुगर की क्या हालत है शरीर के अंदर। तो एक तो शुगर हो गया। दूसरा मैंने बोला लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में 3-4 पार्ट्स होते हैं जिसको हम डिटेल में देखते हैं।
उसमें अगर आप मोटा मोटा अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और बाकी और चीजें हाँ जिसमें जैसे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जिससे हमारी नजर जाती है वो हम कहते हैं जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल आप कह सकते हो, जो एलडीएल होता है। पहली नजर वहां जाती है। उसके बाद हमारी दूसरी नजर जाती है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको जो अगर उसकी मात्रा अगर शरीर में ज्यादा हो तो हम कहते हैं दिल के लिए फायदेमंद है। तीसरी चीज जो है जिससे हमारी नजर जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो ये 3-4 चीजें हैं जिससे हमारी नजर जाती है। तो ये लिपिड प्रोफाइल अगर हमने देख लिया, उसके बाद आपके जो किडनी के भी जो टेस्ट हैं वो भी देखना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, केएफटी जिसको मोटा मोटा बोलते हैं। ये तो ब्लड टेस्ट हो गए। ईसीजी कराना जरूरी है। इनसे ये मेरे हिसाब से शुरुआत के लिए यही टेस्ट आपके एक बार हो जाए तो काफी कुछ आइडिया मिल जाता है कि आपका शरीर तंदुरुस्त है या कोई दिक्कत है। जी चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि 40 साल की जब उम्र हो जाए तो ऐसे में ये बात सामने आती है कि हर महीने कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। हर महीने, क्या इस बात को आप कितना सही मानते हैं? नहीं, हर महीने की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर आपका शुरू में अगर कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो साल में एक बार भी करवा लें तो बहुत है। बार बार कराने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बीमारी है और अगर डॉक्टर कोई की सलाह के साथ अगर वो बोलते हैं तब अलग बात है। बट अगर नॉर्मल इंडिविजुअल को हर महीने तो कोई जरूरत नहीं है। साल में एक बार ही बहुत है। जी। और डॉक्टर साहब, हम ये किस तरीके से पता करें कि हमारा दिल सही तरीके से धड़क रहा है और जितनी बीट होनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से, और जो खून का फ्लो है वो पूरे सभी अंगों पर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा, तो किस तरीके से हम टेस्ट करवा सकते हैं और ये कब कराना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हम अपने शरीर को खुद ही जान सकते हैं। इसमें कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने नॉर्मल सारी जिंदगी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि खेलना, रनिंग करना, खाने पीने में कोई है, तो इन सब में अगर हमारे को कोई दिक्कत नहीं है और हमारे को फीलिंग कुछ नहीं हो रही, तो मेरे हिसाब से आप और आपका कोई रिस्क फैक्टर कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग नहीं करते, वजन ठीक है, शुगर नहीं है, तो अगर आपका रिस्क फैक्टर नहीं है और आप दौड़ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कम से कम मिनिमम आधा घंटा दिन में एक बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आपका जो दिल है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फिर भी एज अ रूटीन, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर एक डॉक्टर को टाइम पे रिव्यू करवा लेना चाहिए। इतना ही काफी है। उससे ज्यादा अननेसेसरी जांच करने का कोई लॉजिक नहीं बनता आज की तारीख में। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है, सोशल मीडिया के जरिए हमारे दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे में देखा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ये देखा जाता है कि बच्चे के दिल में छेद होता है, तो ऐसे में क्या आगे चलकर क्या उस बच्चे को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर वो छेद अपने आप बंद हो जाता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बच्चों में जो छेद है कई प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो हार्ट है उसमें छेद, वो बेसिकली इम्पोर्टेंट ये होती है कि वो छेद कौन सी जगह में है हार्ट के अंदर। कई छेद होते हैं जो अपने आप बंद हो जाते हैं, कई छेद हो जाते हैं जो बंद नहीं हो पाते। तो इसमें तो और जरूरी बात यह है कि अगर कई प्रकार के जो छेद हैं जिसमें हमने अगर टाइम पे बंद नहीं किया तो बाद में वो बंद नहीं कर सकते और जिंदगी की जो लाइफ स्पैन जिसको हम बोलते हैं वो कम हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है सबसे पहले कि कौन सा प्रकार का छेद है, क्या लोकेशन है, क्या उसकी डिटेल है। तो ये जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके पास एकदम जल्दी से जल्दी, इनफैक्ट जब बच्चा पैदा हो उसी टाइम में बीमारी पकड़ी जानी चाहिए, या जब भी उसको मौका मिले, पर देरी नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 1 छेद किस प्रकार का है, उसको बंद करने की जरूरत है या नहीं है, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे। बट अधिकतम जो छेद है वो अपने आप बंद हो जाते हैं। हम जनरली 3 से 4 साल तक इंतजार करते हैं बंद होने का। पर मैं जरूर ये बोलना चाहूंगा कि अपने आप ये फैसला नहीं लेना चाहिए कि भी जो छेद है हम उसको छोड़ दें, अपने आप बंद हो जाएगा। ये हम बहुत मरीज देखते हैं जो बड़े हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि छेद था, और अब डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको हम बंद नहीं कर सकते, बंद करेंगे जान का खतरा है और इनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। तो बड़ी कहानी होती है। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि बाईपास सर्जरी जो होती है वो कितना सही होती है और आगे चल के उस मरीज को ये कितना, क्या कुछ घातक परिणाम भी दे सकती है? बाईपास सर्जरी बहुत ही जिसको हम बोलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्मामेंट एरिया में हमारे इलाज के हिसाब में। तो जैसे इलाज में एक मैंने बोला लाइफस्टाइल,
दूसरी दवाइयाँ, जिसको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें रिंग डलते हैं, छल्ले डलते हैं, या जी। स्टेंट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और चौथा कंपोनेंट होता है बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इलाज में। और ये जिसको हम बोल सकते हैं कि आदमी की बिल्कुल जो लाइफ बदल सकता है। जी। जरूरी बात यह है कि बाईपास एक बार हो जाए तो आपको अपनी जो बाईपास की जो नसें हैं उसको भी हमें काबू रखनी है, या बिल्कुल बराबर रखनी है। तो दवाइयाँ बराबर लेनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। कई मरीजों में हमने देखा है कि कुछ टाइम के बाद वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और मैं दवाइयाँ छोड़ देते हैं गलती से, और फिर वो नसें वापस ब्लॉक हो जाती हैं। तो बाईपास बहुत बढ़िया इलाज है, और उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो कि हम अपना इलाज उसमें दवाइयाँ छोड़ देनी चाहिए, वो गलती नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, योगा करना, मेडिटेशन करना और कार्डियो एक्सरसाइज करना कितना सही है? मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं माइंड को रिलैक्सेशन, जिसको डी स्ट्रेस बोलते हैं। और डी स्ट्रेस में योगा, मेडिटेशन, कोई प्रकार आपको जिस प्रकार से माइंड में शांति मिलती हो वो फायदेमंद है। उसको आप योगा बोल रहे हैं, मेडिटेशन बोल रहे हैं, या आपको जो भी उसको नाम बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि दवाइयों से ऊपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें मेडिटेशन को हम रैंकिंग करनी चाहिए। और लोग भूल जाते हैं, वो कई मरीज होते हैं वो बोलते हैं कि भाई दवाई ले लिया पर मेरे को टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, उस पर मैं क्या करूँ। तो हम ये कहते हैं कि ये अपने हाथ में है, पर ये करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, योगा करना बहुत जरूरी है। कई साइंटिफिक स्टडीज भी हैं जो बताती हैं कि योगा से हार्ट में, आपके दिल के रोग में आराम मिलता है या फायदा मिलता है। जी चलिए, डॉक्टर मौनिक मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और उम्मीद है जितने भी दर्शकों ने सवाल पूछे हैं उनको संतोषजनक उत्तर जरूर मिला होगा। तो ऐसे में बड़ी बात यही है कि आखिरकार किस तरीके से अपनी जीवन शैली को बदलते हुए आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। और ऐसे में अगर आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारी है तो उसको शुरुआती तौर पर भी आप नजरअंदाज न करें, तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें, और किस तरीके से इलाज कराना है वो भी आप पूछिए। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।